हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियंस के बारे में, यानी महासागरों का महत्व। पिछले स्टैंडर्ड में हमें पढ़ाया गया था लिटोस्फियर, हाइड्रोस्फियर और प्रोपोर्शन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ और मेजर ओशियंस के बारे में। आपके सामने एक टेबल दिया गया है जिसमें ओशन के नाम है और उनके एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर दिए गए हैं, यानी ये सारे ओशियंस कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। अगर आप नंबर रीड करोगे तो आपको पता चलेगा ये सारे ओशियंस है, ये करोड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैले हुए हैं। द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल द वाटर बॉडीज दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. दिस कवर्स ऑल द ओशन, seas, rivers and their tributaries, lakes, reservoirs and also groundwater. Of the total global water, 97.7% is contained in ocean. हाइड्रोस्फीयर में पृथ्वी पर मौजूद सभी वाटर बॉडीज शामिल है। इसमें सभी महासागर, समुद्र, नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ यानी छोटी नदियाँ, झीलें, रिजर्वॉयर्स यानी एक बड़ा लेक या झील जिसमें पानी स्टोर किया जाता है किसी पर्टिकुलर एरिया या सिटी के लिए, और ग्राउंड वाटर शामिल है। टोटल ग्लोबल वाटर में से 97.7% महासागरों में पाया जाता है। We always see the living world around us. There is considerable diversity in the living world on land. The living world in the hydrosphere is many times greater than the living world on land, and it has much a greater diversity. हम हमेशा अपने आसपास की जीवित दुनिया को देखते हैं। दुनिया में ज़मीन पर जीवित रहने वाले जीवों में काफ़ी विविधता है, डिफरेंसेस है। हाइड्रोस्फीयर में जीवित दुनिया ज़मीन पर रहने वाली दुनिया की तुलना में कई गुना अधिक है और इनमें बहुत विविधता है, डिफरेंसेस है। Take some water in a still dish. It is better if the water is from a borewell. Keep the water in direct sunlight. Do not remove the dish until all the waters get evaporated. Observe the dish after the water has evaporated completely. What do you see? Taste the substance in the dish. एक स्टील डिश में कुछ पानी ले। पानी बोरवेल से हो तो बेहतर है। पानी को सीधे धूप में रखें। जब तक सभी पानी इवेपोरेट न हो जाए तब तक डिश को न निकालें। पानी को पूरी तरह से इवेपोरेट होने के बाद डिश को देखें, क्या दिखाई देता है। डिश के उस पदार्थ का स्वाद ले। You must have noticed that after the water evaporated completely, a whitish layer is left in the dish. If you taste it, you will find that it is salty. You will realize that these are the salts in the water. In drinking water, the proportion of salt is quite low. Water from oceans and seas has a greater amount of salt. Hence it tastes salty. आपने देखा होगा कि पानी पूरी तरह से इवेपोरेट हो जाने के बाद डिश में एक सफ़ेद परत बन जाती है। यदि आप इसका स्वाद लेते हैं तो आप पाएंगे कि यह नमकीन है। आप महसूस करेंगे कि यह पानी में मौजूद नमक है। पीने के पानी में नमक का अनुपात यानी क्वांटिटी काफ़ी कम होती है। महासागर और समुद्रों के पानी में नमक की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका स्वाद नमकीन होता है। There is abundant aquatic life in the oceans. From the microscopic planktons to huge whales, different types of living things are found in the oceans. Once they die, their remains accumulate in oceans. All rivers flowing from mountains or hilly areas finally meet the oceans. Sediments from eroded lands, trees, and bushes flowing with the water, dead remains, etc., enter the ocean with this river water. In both the above processes, the dead remains decompose, releasing various minerals and salts in the ocean water. महासागरों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जलीय जीवन यानी एक्वेटिक लाइफ है। माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टॉन्स, माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत छोटे, और प्लैंक्टन यानी फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म से लेकर विशाल व्हेल तक महासागरों में अलग अलग प्रकार की जीवित चीज़ें पाई जाती है। जब वे मर जाते हैं तो उनके अवशेष यानी रिमेन्स महासागरों में जमा हो जाते हैं। पहाड़ों या पहाड़ी क्षेत्रों से बहने वाली सभी नदियाँ अंत में महासागरों से मिलती है। ज़मीन, पेड़ और झाड़ियों की बची हुई चीज़ें यानी सेडिमेंट्स पानी के साथ बहते हुए मृत अवशेष एक्सेट्रा इस नदी के पानी के साथ समुद्र में प्रवेश करते हैं। ऊपर दिए गए दोनों प्रक्रियाओं में मृत अवशेष से विभिन्न यानी अलग अलग मिनरल्स और सॉल्ट निकलते हैं और समुद्र के पानी में मिल जाते हैं।
Volcanic eruptions occur on land. Similar volcanic eruptions take place in the ocean as well. During volcanic eruptions, different minerals, ashes, salts, and gases are added to the water. This increases the level of salts and minerals in ocean water. Due to the continuous evaporation of oceanic water, the proportion of salt increases. All these things make the ocean water salty. The salinity of ocean water is different at different places. Salinity is expressed in terms of mils, particles per thousand. The average salinity of oceanic water is 35 mils. The Dead Sea is known to have the maximum salinity. Its salinity is 332 mils. ज़मीन पर ज्वालामुखी यानी वॉल्केनिक विस्फोट होते रहते हैं। इसी तरह के ज्वालामुखी विस्फोट समुद्र में भी होते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान विभिन्न यानी अलग अलग मिनरल्स, एशेज, सॉल्ट और गैस पानी में मिल जाते हैं। इससे समुद्र के पानी में सॉल्ट और मिनरल्स का स्तर बढ़ जाता है। महासागर यानी ओशन के पानी के लगातार इवेपोरेशन के कारण नमक का अनुपात प्रोपोर्शन बढ़ जाता है। यह सभी चीज़ें समुद्र के पानी को नमकीन बनाती है। अलग अलग स्थानों पर समुद्र के पानी की सैलिनिटी यानी खारापन अलग होता है। सैलिनिटी को एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मिल्स, पार्टिकल्स पर थाउजेंड, और इसे लिखा जाता है एक परसेंटेज की साइन के साथ एक ज़ीरो ऐड किया जाता है। महासागर यानी ओशनिक वाटर की सैलिनिटी यानी खारापन 35 मिल्स है। डेड सी की अधिकतम सैलिनिटी खारापन 332 मिल्स है। Where does the water flowing through the rivers go in the end? नदियों में बहने वाला पानी आखिर कहाँ जाता है? आंसर: The water flowing through the rivers goes in seas, ocean in the end. नदियों से बहने वाला पानी अंत में समुद्रों, महासागरों में चला जाता है। Are there volcanic eruption in the seas? क्या समुद्रों में ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं? आंसर: There are volcanic eruption in the seas. समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। Where did all this water on the earth come from? पृथ्वी पर यह सारा पानी कहाँ से आया? आंसर: Some wet asteroids and comets. Asteroids and comets containing ice might have bombarded the earth. The heat of the sun must have melted this ice. Thus, all this water on earth might have come from asteroids and comets. कुछ बर्फ से युक्त एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स की पृथ्वी पर बमबारी हुई होंगी। सूरज की गर्मी ने इस बर्फ को पिघला दिया होगा। इस प्रकार पृथ्वी पर यह सारा पानी एस्टेरॉइड्स और कॉमेट से आया होगा। Asteroids are a rocky world revolving around the sun that are too small to be called planets. There are millions of asteroids ranging in size from hundreds of miles to several feet across. Asteroids क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाली चट्टानी दुनिया है जो ग्रह या प्लैनेट कहलाने के लिए बहुत छोटे हैं। लाखों एस्टेरॉइड्स हैं जिनका आकार सैकड़ों मील से लेकर कई फीट तक है। अब समझते हैं कॉमेट्स क्या है। Comets are cosmic snowballs of frozen gases, rocks, and dust that orbit the sun. When frozen, they are the size of a small town. Comets यानी धूमकेतु जमे हुए गैसों, पत्थरों और धूल के कॉस्मिक स्नोबॉल है जो सूर्य की परिक्रमा यानी ऑर्बिट करते हैं। ये एक छोटे शहर से आकार के जितने होते हैं। We obtained salt from the salty waters. Salt as a substance is obtained by constructing salt pans in the coastal areas. Salt is an item in our diet. Many minerals like phosphates, sulfates, iodine, etc. are also obtained from the sea. We depend on oceans to some extent for minerals. हम नमकीन पानी से नमक प्राप्त करते हैं। पदार्थ के रूप में नमक कोस्टल एरियाज यानी समुद्र किनारों में सॉल्ट पैन का निर्माण करके प्राप्त किया जाता है। नमक हमारे आहार की एक वस्तु है। कई मिनरल जैसे फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, आयोडीन आदि समुद्र से प्राप्त होते हैं। हम मिनरल्स के लिए कुछ हद तक महासागरों पर निर्भर है। What items are included in our diet? हमारे खाने में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? आंसर: आइटम लाइक राइस, चपाती, थालीपीठ, पराठा, इडली, वड़ा, फिश, चिकन, मटन एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन आवर डाइट। ये सारी चीज़ें हमारे आहार में शामिल है। Which item among those shown come under non-vegetarian food? जो आइटम दिखाए गए हैं वे मांसाहारी भोजन के अंतर्गत आते हैं। आंसर:
Items like fish, chicken and mutton among those shown come under non-vegetarian food. मछली, चिकन और मटन जैसी चीज़ें मांसाहारी भोजन के अंतर्गत आती है। विच ऑफ these आर prepared फ्रॉम एक्वेटिक क्रिएचर्स? इनमें से कौन सी चीज़ें एक्वेटिक क्रिएचर यानी जलीय जीव से तैयार की है? आंसर, फिश आइटम आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एक्वेटिक क्रिएचर्स। मछली के पदार्थ जलीय जीवों से तैयार किए गए हैं। Many of us include fish in our diet. We get fish from rivers, lakes, and seas. The proportion of fish in seas is much greater than of those in rivers and lakes. Catching marine animals is a large scale activity the world over. It is one of the ancient occupation of human beings. Though food is the major purpose of this activity, marine animals are also used for the production of fertilizers, pharmaceuticals, and also in research. In India, people mainly consume prawns, columbi, clams, tisre, crabs, seafish, surmai, mackerel, bangda, pomfret, paplet, Indian shark, mori, Indian salmon, rawas, etc. हम में से कई लोग अपने आहार में मछली को शामिल करते हैं। हमें नदियों, झीलों और समुद्रों से मछली मिलती है। समुद्र में मछलियों का अनुपात प्रोपोर्शन नदियों और झीलों की तुलना में बहुत अधिक है। समुद्री जीवों को पकड़ना दुनिया भर में एक बड़े पैमाने पर की जाने वाली गतिविधि है, एक्टिविटी है। यह मानव के प्राचीन व्यवसायों में से एक है। हालांकि भोजन इस गतिविधि एक्टिविटी का प्रमुख उद्देश्य है। समुद्री जानवरों का उपयोग फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स और रिसर्च में भी किया जाता है। भारत में लोग मुख्य रूप से झींगे, टीरे, केकड़े, सुरमई, बांगड़ा, पापलेट, मोरी, रावस आदि का सेवन करते हैं। Many other types of marine animals are consumed in different parts of the world. दुनिया के विभिन्न यानी अलग अलग हिस्सों में कई अन्य प्रकार के समुद्री जीवों का सेवन किया जाता है। The life of people from countries that have a coastal line largely depends on the sea, especially if there are few other occupations. Seychelles, Mauritius, Maldives, etc. are some of these. समुद्र तट पर बसे देशों के लोगों का जीवन बहुत हद तक समुद्र पर निर्भर करता है, खासकर तब जब कुछ ही अन्य व्यवसाय होते हैं। सेशेल्स, मॉरिशस, मालदीव आदि इनमें से कुछ है। आपके सामने एक टेबल दिया गया है जहाँ पर कुछ प्लेसेस के नाम दिए गए हैं, उनके कंट्रीज के नाम दिए गए हैं और उनके मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर दिए गए हैं। हमें कैलकुलेट करना है डिफरेंस बिटवीन द मीन मैक्सिमम एंड मीन मिनिमम टेम्परेचर। तो हमें मिलेगा रेंज ऑफ टेम्परेचर, जिसे हमें लिखना है लास्ट कॉलम में। तो पहली प्लेस है बीजिंग, कंट्री है चाइना और मैक्सिमम टेम्परेचर है 18.4 और मीन मिनिमम टेम्परेचर है 8.4। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमें रेंज ऑफ टेम्परेचर मिलेगा 10। नेक्स्ट प्लेस है इस्तांबुल, कंट्री है टर्की, मीन मैक्सिमम टेम्परेचर है 18 और मीन मिनिमम टेम्परेचर है 10। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमें रेंज ऑफ टेम्परेचर मिलेगा 8। नेक्स्ट प्लेस है मैड्रिड, कंट्री है स्पेन, मीन मैक्सिमम टेम्परेचर है 19 और मीन मिनिमम टेम्परेचर है 9। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो रेंज ऑफ टेम्परेचर मिलेगा हमें 10। नेक्स्ट प्लेस है न्यूयॉर्क, कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स, मीन मैक्सिमम टेम्परेचर है 16.3 और मीन मिनिमम टेम्परेचर है 8.3। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमें रेंज ऑफ टेम्परेचर मिलेगा 8। नेक्स्ट प्लेस है डेनवर, कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स, मीन मैक्सिमम टेम्परेचर है 16.2 और मीन मिनिमम टेम्परेचर है 2.2। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो रेंज ऑफ टेम्परेचर हमें मिलेगा 14। नेक्स्ट प्लेस है काबुल, कंट्री है अफगानिस्तान, मीन मैक्सिमम टेम्परेचर है 14.7 और मीन मिनिमम टेम्परेचर है 5.2। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमें रेंज ऑफ टेम्परेचर मिलेगा 9.5। लास्ट प्लेस है बगदाद, कंट्री है इराक और मीन मैक्सिमम टेम्परेचर है 30.4, मीन मिनिमम टेम्परेचर है 14.7। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमें रेंज ऑफ टेम्परेचर मिलेगा 15.7। Which places are closer to the ocean? Tell whether the range of temperature at these places is less or more. कौन सी जगह है ओशन से यानी महासागरों के नज़दीक है और इनका रेंज ऑफ टेम्परेचर यानी तापमान कम है या ज़्यादा है? आंसर, इस्तांबुल एंड न्यूयॉर्क आर क्लोजर टू द ओशन। द रेंज ऑफ टेम्परेचर एट दिस प्लेसेस इज लेस। इस्तांबुल और न्यूयॉर्क महासागरों के ओशंस के नज़दीक है और इनका तापमान रेंज ऑफ टेम्परेचर कम है।
What might be the main reason leading to differences in the temperature range of different places? मुख्य कारण क्या है जिसकी वजह से अलग अलग जगहों का अलग अलग तापमान होता है? आंसर: The nearness to the sea and continentality might be the main reason leading to differences in the temperature range of different places. समुद्र के नज़दीक और कॉन्टिनेंटलिटी यानी ऐसी जगह जिसके चारों ओर ज़मीन होती है, समुद्र नज़दीक नहीं होता है। तो ये दो मेन मुख्य कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से अलग अलग जगहों का अलग अलग तापमान होता है। इन विच थर्मल जोन आर ऑल दिस प्लेसेस लोकेटेड? ये सारी जगहें कौन सी थर्मल जोन में लोकेटेड है, स्थित है? आंसर: ऑल दिस प्लेसेस आर लोकेटेड इन द टेम्परेट थर्मल जोन। ये सारी जगहें टेम्परेट थर्मल जोन में लोकेटेड है, स्थित है। विच प्लेसेस आर फार अवे फ्रॉम दी ओशंस? कौन सी जगह है ओशन से यानी महासागरों से दूर है? आंसर: बीजिंग, मैड्रिड, डेनवर, काबुल एंड बगदाद आर फार अवे फ्रॉम दी ओशंस। ये सारी जगहें ओशन से, महासागर से दूर है। हाईलाइट द रोज फॉर द प्लेसेस हैविंग अ रेंज ऑफ टेम्परेचर ओवर 10 डिग्री सेल्सियस विद रेड कलर, कलर अदर्स रोज इन ब्लू। जिन भी प्लेसेस के रेंज ऑफ टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है उन्हें हमें हाईलाइट करना है रेड कलर में, और बाकी के प्लेसेस की रो को हमें हाईलाइट करना है ब्लू कलर में। तो डेनवर, काबुल और बगदाद यहाँ पर रेंज ऑफ टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, तो इन रोज को हमने हाईलाइट किया है रेड कलर में, और बाकी के जो प्लेसेस है उनकी रोज को हम हाईलाइट करेंगे ब्लू कलर में। वर्ल्ड मैप पे हमें इन प्लेसेस की लोकेशंस को फाइंड करना है। तो यहाँ पर है बीजिंग चाइना, इस्तांबुल तुर्की, मैड्रिड स्पेन, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स, डेनवर यूनाइटेड स्टेट्स, काबुल अफगानिस्तान और बगदाद इराक। डू दोज प्लेसेस हैव अ ग्रेटर और स्मॉलर टेम्परेचर रेंज? उन जगहों की टेम्परेचर रेंज, तापमान की सीमा ज़्यादा होती है या कम होती है? आंसर: द प्लेसेस दैट आर फार अवे फ्रॉम द ओशंस हैव अ ग्रेटर टेम्परेचर रेंज। ऐसी जगह है जो ओशन से दूर होती है, महासागरों से दूर होती है, उनकी टेम्परेचर रेंज, तापमान की सीमा ज़्यादा होती है। मेंशन द प्लेसेस हैविंग द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टेम्परेचर रेंजेस। हमें ऐसी जगहों के नाम लिखने हैं जिनकी टेम्परेचर रेंजेस, तापमान की सीमा कम होती है, और ऐसी जगहों के नाम लिखने हैं जहां पर टेम्परेचर रेंजेस, तापमान की सीमा ज़्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर फाइंड करेंगे टेबल के लास्ट कॉलम को रीड करके। तो आंसर है इस्तांबुल एंड न्यूयॉर्क हैव द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर रेंजेस। इस्तांबुल और न्यूयॉर्क की जो टेम्परेचर रेंजेस है, तापमान की सीमा है, वो सब में कम है। एंड बगदाद हैज़ द ग्रेटेस्ट टेम्परेचर रेंज, और बगदाद की जो तापमान की सीमा है, टेम्परेचर रेंज जो है वो ज़्यादा है। ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द अबाउट डेटा, यूज अ प्रॉपर कलर स्कीम। टेबल के अंदर जो डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे हमें ग्राफ बनाना है और प्रॉपर कलर स्कीम का इस्तेमाल करना है। तो आपके सामने ये ग्राफ बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने एक्स एक्सिस पर प्लेसेस और उनकी कंट्रीज़ के नाम को प्लॉट किया है, और वाई एक्सिस पर टेम्परेचर को डिग्री के हिसाब से प्लॉट किया है। ब्लू कलर का इस्तेमाल किया गया है मीन मैक्सिमम टेम्परेचर को डिनोट करने के लिए, और रेड कलर का इस्तेमाल किया गया है मीन मिनिमम टेम्परेचर के लिए, और ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है रेंज ऑफ टेम्परेचर को डिनोट करने के लिए। You must have realized from the above activity that there are differences in the temperature of different places on the earth. Similarly, there is difference in the maximum and minimum temperatures. This difference is less in the coastal regions nearness to the sea, while it is more in the regions far away from the sea, continentality. आपने जो एक्टिविटी की उससे महसूस किया होगा कि अर्थ यानी पृथ्वी पर अलग अलग जगहों के तापमान में, टेम्परेचर में अंतर है, डिफरेंस है। इसी तरह मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर है, डिफरेंस है। यह डिफरेंस समुद्र के नज़दीक वाली जगह यानी कोस्टल एरियाज में कम है, जबकि समुद्र से दूर वाली जगह यानी कॉन्टिनेंट में यह अधिक है, ज़्यादा है। दिस मीन्स दैट इन रीजन्स क्लोज टू द ओशियन, सीज और लार्ज रिजर्वॉयर्स there is not much of a difference in the temperature throughout the day. The main reason for this is mixing of vapor released through evaporation of water from these water bodies into air. This vapor in the air absorbs and stores the heat released from the land. Hence, the temperature in coastal areas remains equable.
इसका मतलब है कि ओशियन यानी महासागरों, समुद्रों या बड़े रिजर्वॉयर्स यानी ऐसी जगह जहां पानी को आर्टिफिशियल या नेचुरल तरीके से स्टोर किया जाता है, इनके नज़दीक और करीब की जगहों में क्षेत्रों में पूरे दिन तापमान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस अंतर नहीं होता है। इसका मुख्य कारण है, मेन रीज़न है कि इन वाटर बॉडीज से वेपर इवेपोरेट होते हैं और हवा में मिक्स हो जाते हैं। ये वेपर्स हवा में ज़मीन से निकलने वाली गर्मी को जज़्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं। इसलिए कोस्टल एरियाज यानी समुद्र के नज़दीक वाले जगहों में तापमान समान रहता है, इक्वल रहता है। You have studied that the equatorial region receive near perpendicular sun rays. As a result, these areas get more heat, whereas the polar region receive highly slant rays. This differential heating creates imbalance in the temperature of air in different parts. This leads to formation of belt of high and low pressure on the earth. Winds blow due to pressure differences in these belts. These winds are called planetary winds. These winds move the oceanic water in the form of currents. These currents are warm currents और cold currents. आपने ये पढ़ा है कि इक्वेटोरियल रीजन में परपेंडिकुलर यानी सीधी सूर्य किरणें पड़ती है। इसकी वजह से इन जगहों में ज़्यादा गर्मी होती है, जबकि पोलर रीजन में ज़्यादातर तिरछी किरणें आती है। इस अलग अलग हीटिंग की वजह से अलग अलग जगहों की हवा के तापमान, टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। इससे अर्थ पर उच्च और निम्न यानी हाई और लो प्रेशर बेल्ट बनते हैं। इन बेल्टों में प्रेशर के डिफरेंस की वजह से हवाएं चलती है। इन हवाओं को प्लेनेटरी विंड कहा जाता है। ये हवाएं ओशन वाटर को करंट यानी धाराओं का रूप देती है। ये करंट यानी धाराएं गर्म होती है या ठंडी होती है। वार्म करंट्स मूव टुवर्ड्स कोल्ड रीजन्स एंड कोल्ड करंट मूव टुवर्ड्स वार्म रीजन्स. This means ocean current move from the equatorial region to polar regions and from polar regions to the equatorial region. This leads to the redistribution of heat on the earth. The cold currents moving towards the equatorial region make the temperature of coastal areas in that zone milder, whereas the warm currents coming in the colder region cause temperature in the coastal areas to rise. We have seen this in figure 5.6. गर्म करंट धाराएं ठंडे जगहों की ओर बढ़ते हैं और ठंडी धाराएं करंट गर्म जगहों की ओर बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि ओशन करंट्स इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन्स और पोलर रीजन से इक्वेटोरियल रीजन तक जाते हैं। इससे पृथ्वी पर गर्मी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, गर्मी दोबारा से तकसीम होती है, बढ़ती है। इक्वेटोरियल रीजन्स की ओर बढ़ने वाली ठंडी धाराएं करंट्स कोस्टल एरियाज यानी समुद्र की नज़दीक वाली जगहों के तापमान, टेम्परेचर को कम कर देती है, जबकि ठंडे क्षेत्रों, ठंडी जगहों में आने वाली गर्म धाराएं वार्म करंट्स के कारण कोस्टल एरियाज यानी समुद्र की नज़दीक वाली जगहों के तापमान, टेम्परेचर को बढ़ा देती है। The ocean act as the controller of global temperature in the two ways described above. The ocean have a vast expanse, therefore huge amount of vapor get created. This process goes on continuously. From this vapor, the earth gets rainfall. Oceans are the source of rains. The rainwater flows through rivers and streams and finally flows back into oceans. This makes it clear that the beginning and end of water cycle take place in the oceans. दिए गए दो तरीकों से महासागर यानी ओशियन ग्लोबल टेम्परेचर यानी वैश्विक तापमान के कंट्रोलर के रूप में काम करता है। ओशियंस महासागर का फैलाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए काफ़ी बड़ी मात्रा में वेपर्स बनते हैं। यह प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। इस वेपर से पृथ्वी पर बारिश होती है। महासागर ओशियंस बारिश के स्रोत है यानी सोर्स है। बारिश का पानी नदियों और नालों के माध्यम से बहता है और अंत में वापस महासागरों में मिल जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वाटर साइकिल की शुरुआत और अंत महासागरों में होता है। As the region close to the sea have an equable climate, the density of population is high in these areas. The coastal regions have always attracted man due to its climate, abundance of food and various products obtained from the sea. चूँकि समुद्र के नज़दीक की जगहों में इक्वल यानी समान क्लाइमेट होता है, इसलिए इन जगहों में जनसंख्या यानी पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। कोस्टल एरियाज़ यानी समुद्र के नज़दीक वाली जगहों ने हमेशा अपने क्लाइमेट और ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल फूड्स और वेरियस प्रोडक्ट की वजह से
लोगों को यहाँ आकर्षित किया है, अट्रैक्ट किया है। In future, it will be possible to generate electricity with the help of oceanic waves and tides. It is possible to convert the saline ocean water into potable drinking water. This will reduce the scarcity of drinking water to some extent. The drinking water in the city of Dubai in United Arab Emirates is being made available through this method. भविष्य में समुद्री लहरों, वेव्स और टाइड की मदद से बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना पॉसिबल होगा, संभव होगा। समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाना संभव है, पॉसिबल है। इससे पीने के पानी की किल्लत कुछ हद तक कम होगी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में दुबई शहर में पीने का पानी इस मेथड पद्धति के माध्यम से अवेलेबल कराया जा रहा है। In the swampy areas of seacoast and in the areas of estuaries, the soils are saline and the climate humid. In such areas, mangrove forests with tiwari and sundari grow well. The wood of mangrove trees is light and oily. It lasts longer. It is used as fuel and also for shipbuilding. The mangrove forests protect coastal areas from huge waves. These forests also protect the biodiversity in the coastal areas. If these forests are located near coastal towns, they are called the lungs of these towns. समुद्र किनारे के दलदली क्षेत्रों में और एस्चुअरीज यानी नदी का मुंह जो समुद्र से मिलता है उसे एस्चुअरीज कहते हैं। इन क्षेत्रों में मिट्टी खारी और क्लाइमेट ह्यूमिड यानी नम होता है। ऐसे क्षेत्रों में तिवारी और सुंदरी मैंग्रोव की जाति है जो मैंग्रोव वन में अच्छी तरह से विकसित होती है, ग्रो होती है। मैंग्रोव पेड़ों की लकड़ी हल्की और तेलीय होती है यानी ऑयली होती है और ये लंबे समय तक टिकती है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में और जहाज निर्माण के लिए भी किया जाता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट कोस्टल एरियाज की विशाल लहरों से रक्षा करते हैं। ये कोस्टल एरियाज की बायोडाइवर्सिटी की भी रक्षा करते हैं। यदि ये जंगल कोस्टल टाउन के पास स्थित है तो उन्हें इन शहरों के लंग्स यानी फेफड़े कहा जाता है। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ अ नेचुरल पर्ल इज फॉर्म, विच ओशियनिक ऑर्गेनिज्म डेवलप्स इट, इन विच सी इज इट फाउंड इन इंडिया। एक प्राकृतिक मोती यानी नेचुरल पर्ल कैसे बनता है, इसके बारे में जानकारी एकत्र करें। कौन सा महासागरीय जीव यानी ओशियनिक ऑर्गेनिज्म इसे विकसित करता है, इसे बनाता है। यह भारत में किस समुद्र में पाया जाता है। आंसर, व्हेन अ डस्ट और सैंड पार्टिकल मैनेजेस टू गेट इनटू ऑयस्टरिक शेल विथ फ्यू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर स्लोली ड्यू टू रिलीज ऑफ सलाइवा एंड अदर सेक्रेशन इनसाइड ऑयस्टर शेल, इट हार्डन्स एंड अ पर्ल इज फॉर्म। इट इज अ स्लो प्रोसेस. इट इज फॉर्म बाय ऑयस्टर्स. In India, they are found in the Indian Ocean in areas such as Gulf of Mannar. जब कोई धूल या रेत का कण पानी की कुछ बूंदों के साथ सीप के खोल यानी शेल में चला जाता है, धीरे धीरे सीप के खोल के अंदर सलाइवा यानी लार और अन्य स्राव यानी सेक्रेशन निकलने के कारण ये कठोर हो जाता है, सख्त हो जाता है और मोती बन जाता है। ये एक धीमी प्रक्रिया है यानी स्लो प्रोसेस है। ऑयस्टर यानी सीपों द्वारा यह बनाया जाता है। भारत में ये मन्नार की खाड़ी जैसे क्षेत्रों में हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन में पाए जाते हैं। ओशन एंड रिसोर्सेज, वी हैव सीन अर्लियर दैट वी ऑब्टेन सॉल्ट, फिश, शेल्स एंड अदर प्रोडक्ट फ्रॉम द ओशियन. Beside this, we get minerals like iron, lead, cobalt, sodium, manganese, chromium, zinc, etc. from the ocean floor. We also get mineral oil and natural gas. हमने पहले देखा है कि हम समुद्र से नमक, मछली, शेल्स और अन्य उत्पाद प्राप्त करते हैं। इनके अलावा हमें समुद्र तल से आयन यानी लोहा, लीड यानी सीसा, कोबाल्ट, सोडियम, मैंगनीज, क्रोमियम, जिंक जैसे मिनरल मिलते हैं। हमें खनिज तेल यानी मिनरल ऑयल और प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस भी मिलती है। We get precious item like pearls, corals or ornamental item like shell as also medicinal plants from the seas. हमें बहुमूल्य वस्तुएं जैसे कि मोती, कोरल और सजावटी वस्तुएं जैसे शेल्स, औषधि पौधे भी समुद्र से मिलते हैं। Oceanic transport. Oceans have provided us the most economic option of transportation. Large scale transport of goods is carried out with the help of ships, trawlers, boats, etc. International trade is carried out on a large scale using waterways. Countries like Spain, Norway, Japan have a good coastline. Due to goods transport by ocean routes, these countries have gained importance. महासागरों यानी ओशियन ने हमें परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट का सबसे आर्थिक सस्ता विकल्प प्रदान किया है। माल का बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट जहाज़ों, ट्रॉलर, नावों आदि की मदद से किया जाता है।
जल मार्गों यानी वाटरवेज का उपयोग करके बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल व्यापार किया जाता है। स्पेन, नॉर्वे, जापान जैसे देशों में एक अच्छी तटीय रेखा है यानी कोस्टलाइन है। समुद्री मार्गों से गुड्स ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इन समुद्री मार्गों की वजह से इन देशों ने महत्व इम्पोर्टेंस प्राप्त किया है। Ocean currents are quite important in water transport. As far as possible, water transport is carried out along ocean currents. They accelerate the speed of ships and also save fuel to a considerable extent. Water transport is conducted on much higher scale as compared to other modes of transport. Hence, for transport of bulky materials like coal, crude oil, raw materials, metallic minerals, food grains, etc., water transport is given preference. जल परिवहन यानी वाटर ट्रांसपोर्ट में महासागर की धाराएं ओशन करंट्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। जहां तक संभव है वाटर ट्रांसपोर्ट समुद्री धाराओं के साथ किया जाता है। वे जहाज़ों की गति यानी स्पीड को तेज़ करते हैं और ईंधन यानी फ्यूल को भी काफ़ी हद तक बचाते हैं। दूसरे ट्रांसपोर्ट मोड की तुलना में वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा पैमाने पर किया जाता है। इसलिए कोयला, कच्चे तेल, कच्चे माल, मेटालिक मिनरल्स, फूड ग्रेन्स आदि जैसे भारी पदार्थ के ट्रांसपोर्ट के लिए जल परिवहन यानी वाटर ट्रांसपोर्ट को प्रेफरेंस दी जाती है। इश्यूज रिलेटेड टू ओशन महासागरों से संबंधित मुद्दे अबाउट 70.8% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ऑक्युपाइड बाय वाटर। इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट्स मैन अंडरटेक्स मेनी एक्टिविटीज। This lead to the production of huge amount of different types of waste. These waste materials cause pollution. Pollution of oceanic water is a major and serious issue that has developed in recent times. पृथ्वी की सतह का लगभग 70.8% भाग पानी से भरा हुआ है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य कई गतिविधियां करता है। इनसे विभिन्न यानी अलग अलग प्रकार के वेस्ट का भारी मात्रा में उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। ये वेस्ट पदार्थ प्रदूषण का कारण बनते हैं। ओशनिक वाटर यानी समुद्र जल का प्रदूषण एक प्रमुख और गंभीर मुद्दा है जो हाल के दिनों में विकसित हुआ है, सामने आया है। ऑयल स्पिल्स, तेल का समुद्र में गिरना। रिलीजिंग द वेस्ट प्रोड्यूस इन द कोस्टल सिटीज इनटू द सी, तटीय शहरों से निकलने वाले कचरे को समुद्र में छोड़ना। मटेरियल थ्रोन आउट फ्रॉम शिप्स, जहाज़ों से कचरे को और मटेरियल को समुद्रों में फेंकना। एक्सप्लॉयटेटिव फिशिंग, फिशिंग का ऐसा तरीका जिससे फिशिंग रिजोर्ट्स को डैमेज किया जाता हो। ओवर फिशिंग उसमें से एक है। कटिंग ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट इन कोस्टल एरियाज, तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव के जंगलों को काटना। डिजास्टर्स कॉज्ड बाय द वाटर माइंस, पानी की खदानों की वजह से आने वाली आपदाएं। सीवेज रिलीज बाय इंडस्ट्रीज एंड सिटीज, उद्योग, कारखाने और शहरों से निकलने वाले गंदगी को नालों से समुद्र में छोड़ना। एक्सकेवेशन कैरिड आउट इन द सीज, समुद्र में की गई खुदाई। ऑल द थिंग्स लिस्टेड अबव लीड टू लार्ज स्केल पॉल्यूशन ऑफ ओशनिक वाटर। सम कोस्टल रीजन्स आर प्रूविंग टू बी डेथ ट्रैप फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। एज अ रिजल्ट मेनी एक्वेटिक एनिमल्स आर अंडर द थ्रेट ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट। एग्जाम्पल द ब्लू व्हेल, सम टाइप्स ऑफ सी टर्टल्स, डॉल्फिन्स एक्सेट्रा। ऊपर दिए गए सभी चीजें समुद्री जल यानी ओशनिक वाटर को बड़े पैमाने पर प्रदूषण की ओर ले जाते हैं। कुछ तटीय क्षेत्र यानी कोस्टल रीजन जलीय जानवरों के लिए मौत का जाल साबित हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप कई जलीय जंतु विलुप्त यानी खत्म होने के खतरे में हैं। ब्लू व्हेल, कुछ प्रकार के समुद्री कछुए, डॉल्फिन आदि। A large proportion of the surface of the earth is occupied by water. Most of the water is salty. The living world in this salty water is suffering from the pollution caused by man. We must avoid this. पृथ्वी की सतह का एक बड़ा हिस्सा पानी के कब्जा में है। ज़्यादातर पानी खारा है। इस खारे पानी में रहने वाली दुनिया मनुष्य के कारण होने वाले प्रदूषण से पीड़ित है। हमें इससे बचना चाहिए। Samir and Sania are playing a game of showing the waterways on a map of the world. Their routes are going in opposite direction. One is following the eastern route while the other is taking a route that takes to the west. From Mumbai port, some goods are to be taken to London in UK. On a map of the world, show at least 2 such routes with a pencil. समीर और सानिया एक खेल खेल रहे हैं जिसमें वर्ल्ड मैप पर वाटरवेज यानी समुद्री मार्ग को शो करना है, दिखाना है। उनके जो रूट्स होंगे वो अपोजिट होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। एक फॉलो करेगा ईस्टर्न रूट और दूसरा फॉलो करेगा वेस्टर्न रूट। मुंबई पोर्ट पर से कुछ सामान लेकर यूके में लंदन पोर्ट पर जाना है, तो वर्ल्ड मैप पे हमें ऐसे 2 रास्ते दिखाने हैं पेंसिल से। आपके सामने वर्ल्ड मैप दिया गया है।
हम मुंबई पोर्ट को प्लॉट करेंगे इंडिया में और लंदन पोर्ट को प्लॉट करेंगे यूके में। इसके अलावा और दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस को प्लॉट करेंगे, ये है स्वेज कनाल और ये है पनामा कनाल। मुंबई पोर्ट से लेकर लंदन पोर्ट तक के समीर फॉलो करेंगे ईस्टर्न रूट और इनके रूट का कलर होगा ब्लू, और सानिया फॉलो करेंगी वेस्टर्न रूट और इनके रूट का कलर होगा येलो। तो ये है ईस्टर्न रूट जो फॉलो कर रहे हैं समीर, और ये पनामा कनाल से होता हुआ पहुंचेगा लंदन पोर्ट तक के। और ये है वेस्टर्न रूट जो फॉलो कर रही है सानिया, और ये स्वेज कनाल से होता हुआ पहुंचेगा लंदन पोर्ट तक के। तो ये दो रूट है मुंबई पोर्ट से लेके लंदन पोर्ट तक। फाइंड इफ देयर कैन बी एनी रूट अदर देन दी वंस दैट यू हैव मार्क्ड। हमने जो रूट मार्क किए हैं इसके अलावा कोई और रूट है जो मुंबई पोर्ट से लेकर लंदन पोर्ट तक के पहुंचता है। तो ये एक रूट है जो मुंबई पोर्ट से लेकर केप टाउन से होता हुआ लंदन पोर्ट तक के पहुंचता है, और इसे मार्क किया गया है ग्रीन कलर में। राइट डाउन द नेम्स ऑफ द पोर्ट्स ऑफ डिफरेंट नेशन दैट फॉल ऑन द रूट फॉलोड बाय ईच। पोर्ट्स ऑन द रूट फॉलोड बाय समीर। आंसर: मुंबई, ढाका, बैंकॉक, हांगकांग, पनामा, मियामी, न्यूयॉर्क एंड लंदन। Ports on the route followed by Sania. Answer: Mumbai, Aden, Cairo, Suez Canal, Gibraltar, Lisbon and London. Which of the routes you feel is shorter, that of Samir's or Sania? Sania route is shorter. Which ocean does one have to pass through if one follows Samir route or Sania's route? Answer: if one follows Samir route, then had to pass Pacific Ocean, and if one follows Sania's route, then had to pass North Atlantic Ocean. What are Panama and Suez? For what purpose were they constructed? Have these been used in Samir's or Sania routes? Answer: the Suez Canal opened in 1869 and represented, along with the Panama Canal, one of the most significant maritime shortcuts ever built. It brought a new era of European influence in Pacific Asia by reducing the journey from Asia to Europe by about 6,000 km by skipping a detour around the Cape of Good Hope. These were used in Samir and Sania routes. Different marine animals like the blue whale, turtle, starfish, etc. appear before you in your dream and complain to you. They say, "You humans are not allowing us to live properly. You throw the waste and chemicals that you do not want into our house. The youngsters in our house are falling ill due to this. Some are getting killed. You must think about this situation and remove the pollution from the seas. Now tell what you will do." ब्लू व्हेल, कछुए, स्टारफिश आदि जैसे विभिन्न यानी अलग अलग समुद्री जानवर आपके सपने में आपके सामने आते हैं और आपसे शिकायत करते हैं। वो कहते हैं, आप इंसान हमें ठीक से जीने नहीं दे रहे। आप कचरे और केमिकल्स को हमारे घरों में फेंक देते हो। हमारे घर के युवा इस वजह से बीमार पड़ रहे हैं, कुछ मारे जा रहे हैं। आपको इस स्थिति के बारे में सोचना चाहिए और समुद्र के प्रदूषण यानी पॉल्यूशन को दूर करना चाहिए। अब बताओ तुम क्या करोगे? Answer: I will do the following. I will study the causes of oceanic pollution, will read about the measures to control oceanic pollution, will prepare a chart of this information and will display it on a board. मैं समुद्री प्रदूषण के कारणों को अध्ययन करूंगा, इसे समझूंगा। समुद्र के प्रदूषण को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने के उपायों के बारे में पढ़ूंगा। इस जानकारी का एक चार्ट तैयार करूंगा और इसे एक बोर्ड पर डिस्प्ले करूंगा। I will always use the dustbin at school and home. मैं हमेशा स्कूल और घर में कूड़ेदान का उपयोग करूंगा। I will prepare a street play telling the importance of clean water and will perform it in our locality. मैं स्वच्छ पानी के महत्व यानी इम्पोर्टेंट को बताते हुए एक नुक्कड़ नाटक तैयार करूंगा और इसे अपने इलाके के लोगों को दिखाऊंगा। I will feed small piece of bread, chapati, etc. to fish and turtles फाउंड इन वेल, पॉन्ड्स, रिवर फ्रॉम द लोकेलिटी। मैं इलाके के कुओं, तालाबों, नदियों में पाई जाने वाली मछलियों और कछुओं को ब्रेड का छोटा टुकड़ा, चपाती आदि खिलाऊंगा। What would have happened if man had not discovered sea routes? यदि मनुष्य ने समुद्री मार्गों की खोज नहीं की होती तो क्या होता? Answer: if man had not discovered sea routes, we would have faced problem in traveling from one place to another. We would have not exchanged goods from one region to another. यदि मनुष्य ने समुद्री मार्गों की खोज नहीं की होती तो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता। हमें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में माल का आदान प्रदान यानी एक्सचेंज नहीं किया जाता। यू लिव नियर मुंबई सिटी। इन योर फार्म यू हैव प्रोड्यूस 1000 क्विंटल ऑफ राइस
There is a good demand for it in the overseas market than in the local market. A merchant from South Africa is ready to purchase this rice at a good price, but he wants the import at Cape Town port within 4 months. Tell what you will do as a good trader. आप मुंबई शहर के पास रहते हैं, अपने खेत में आपने 1000 क्विंटल चावल का उत्पादन किया है। स्थानीय बाज़ार यानी लोकल बाज़ार की तुलना में विदेशी बाज़ार यानी इंटरनेशनल बाज़ार में इसकी अच्छी मांग है। दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के एक व्यापारी इस चावल को अच्छी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन वो 4 महीने के भीतर केपटाउन बंदरगाह यानी पोर्ट पर आयात चाहता है। एक अच्छे व्यापारी के रूप में बताइए आप क्या करोगे? आंसर: एज अ गुड ट्रेडर आई विल डू दी फॉलोइंग। एक अच्छे व्यापारी के रूप में मैं नीचे दिए गए चीज़ें करूँगा। आई विल क्लीन द राइस एंड विल पैक इन टू गनी बैग्स एंड देन इन दी वुडन कंटेनर्स। मैं चावल को साफ करूँगा और उसे गनी बैग में और फिर लकड़ी के कंटेनर में पैक कर दूँगा। आई विल लोड दिस कंटेनर ऑन अ कंटेनर शिप गोइंग फ्रॉम मुंबई टू केप टाउन। मैं इन कंटेनरों को मुंबई से केप टाउन जाने वाले जहाज़ के कंटेनर पर लादूंगा। आई विल एक्सपोर्ट ऑल दी कंटेनर्स केयरफुली एंड विल अर्न गुड्स रिटर्न फ्रॉम इट। मैं सभी कंटेनर को सावधानीपूर्वक निर्यात करूंगा यानी एक्सपोर्ट करूंगा और इससे अच्छे रिटर्न यानी प्रॉफिट लाभ कमाऊंगा। The proportion of water being greater than that of land, the earth is known as the water planet. Water in any form is a boon for the living world. Of all the planets known to man, the earth is the only one which has a living world. जल, पानी का अनुपात यानी प्रोपोर्शन जमीन से अधिक होने के कारण अर्थ को वाटर प्लैनेट यानी जल ग्रह के रूप में जाना जाता है। हर एक रूप में पानी जीवित दुनिया के लिए एक वरदान है। मनुष्य जितने ग्रहों को जानते हैं, इनमें से सभी ग्रहों में से पृथ्वी ही एक ऐसी दुनिया है जिसमें जीवित दुनिया पाई जाती है। सदर्न ओशन, द वाटर बॉडी डेट एक्सटेंड फ्रॉम 60 डिग्री साउथ पैरेलल टू द कोस्ट ऑफ द एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट इज नेम्ड एज सदर्न ओशन। टेल अबाउट द आइटम डेट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओशन। ओशन से मिलने वाले चीज़ों के बारे में बताइए। मिनरल्स लाइक आयरन, लीड, कोबाल्ट, सोडियम, मैंगनीज, क्रोमियम, जिंक, एक्सेट्रा। Precious items like pearls and corals and ornamental items like shells. Mineral oil and natural gas. Food items like prawns, crab, pomfret, etc. and medical plants. Tell the importance of oceans. महासागरों का महत्व बताओ। The ocean is the heart of the planet. Water covers more than 2/3 of the Earth's surface. Sea plants like Posidonia produce 70% of the oxygen we breathe. And the deep waters are home to wildlife and some of the biggest creatures on earth. It provides us with food, job, life, entertainment and sailing. Without it, we cannot survive. ओशन प्लानट का दिल है। पानी पृथ्वी की सतह के 2/3 यानी 2/3 से ज़्यादा हिस्से को कवर करता है। पोसिडोनिया जैसे समुद्री पौधे हमारे द्वारा सांस लेने वाले ऑक्सीजन का 70% उत्पादन यानी प्रोडक्शन करते हैं। और गहरे पानी में वाइल्ड लाइफ और पृथ्वी पर कुछ सबसे बड़े जीव यानी बिग क्रिएचर्स पाए जाते हैं। ओशियंस हमें फूड, नौकरी, लाइफ, मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट और ट्रांसपोर्ट प्रदान करते हैं। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। टेल इश्यूज रिलेटेड टू ओशियंस। महासागरों से संबंधित समस्याएं बताएं। प्लास्टिक्स, ट्रैश, पॉल्यूशन ड्रेन फ्रॉम इंडस्ट्रीज इन फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिशिंग रिसोर्सेज, unsustainable aquaculture, marine engineering and oil drilling, destructions of habitats, ocean acidification and coral bleaching, high levels of mercury and sea temperature rise are current and important issues need to be addressed concerning oceans. प्लास्टिक, कचरा, इंडस्ट्रीज से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल से प्रदूषण, मछली पकड़ने के गलत तरीके जैसे कि ओवरफिशिंग, एक्वा फार्मिंग को मेंटेन ना करना, समुद्री इंजीनियरिंग और तेल की ड्रिलिंग, ओशन के नेचुरल एनवायरनमेंट यानी हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट करना, उनका विनाश करना, ओशन एसिडिफिकेशन यानी समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड के अपटेक ज़्यादा होने से होता है और इसकी मेन वजह है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और कोरल ब्लीचिंग, यहाँ कोरल का कलर वाइट हो जाता है, हाई लेवल ऑफ मर्क्यूरी और समुद्र के तापमान में वृद्धि यानी बढ़ोतरी। ये सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। Find the odd man out. Shell, fish, crab, ship. Answer: ship.
Ship is man-made. All other things are naturally found in oceans. Arabian Sea, Mediterranean Sea, Dead Sea, Caspian Sea. Answer: Dead Sea. Dead Sea is a comparatively smaller. All others given sea are comparatively larger. Sri Lanka, India, Norway, Peru. Answer: Peru. Peru is to the south of the equator. All other given nation are to the north of the equator. इस इमेज में अगर आप देखोगे तो इक्वेटर के साउथ में पेरू है और बाकी सब जगह इक्वेटर के नॉर्थ में है. सदर्न ओशियन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशियन, बे ऑफ बंगाल. आंसर: बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल इज अ बे. ऑल अदर्स आर ओशियन. नेचुरल गैस, सॉल्ट, गोल्ड, मैंगनीज. आंसर: नेचुरल गैस. नेचुरल गैस इज अ गैस. ऑल अदर्स आर मिनरल्स. विच आइटम डज मैन गेट फ्रॉम दी ओशंस? मनुष्य को महासागरों से कौन सी वस्तुएं मिलती है? आंसर: मैन गेट्स द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम दी ओशंस. मिनरल्स लाइक आयरन, लीड, कोबाल्ट, सोडियम, मैंगनीज, क्रोमियम, जिंक एक्सेट्रा. प्रीशियस आइटम यानी मूल्यवान वस्तुएं, कीमती वस्तुएं लाइक पर्ल्स एंड कोरल्स एंड ऑर्नामेंटल आइटम्स लाइक शेल्स. मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस. फूड आइटम्स लाइक प्रॉन्स, क्रैब्स, पॉम्फ्रेट एक्सेट्रा एंड मेडिकल प्लांट्स. Why is it economic to carry out transport by waterways? वाटरवेज से ट्रांसपोर्ट करना आर्थिक क्यों है, सस्ता क्यों है? आंसर: बाय वाटरवेज बल्कि मटेरियल्स यानी भारी चीजें लाइक कोल, कोयला, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, मेटालिक मिनरल, फूड ग्रेन्स, अनाज एक्सेट्रा कैन बी ट्रांसपोर्टेड विद ईज. वाटर ट्रांसपोर्ट कैरिड आउट along ocean current accelerate the speed of ships and also saves fuel to a considerable extent. Therefore, it is economic to carry out transport by waterways. समुद्री धाराओं यानी ओशन करंट के साथ किया गया वाटर ट्रांसपोर्ट जहाज़ों की गति यानी स्पीड को तेज करता है और काफ़ी हद तक ईंधन यानी फ्यूल की बचत भी करता है. इसलिए जल मार्ग यानी वाटरवेज द्वारा ट्रांसपोर्ट करना आर्थिक है, इकोनॉमिक है, सस्ता है. Why is there a difference in the climate of regions close to the ocean and regions far away from the ocean? महासागरों से नज़दीक वाली जगहों और महासागरों से दूर वाली जगहों के क्लाइमेट में डिफरेंस क्यों होता है? आंसर: In the regions close to the ocean, because of the heating of seawater, water vapor get mixed in the air. This water vapor holds the heat in the air and the air remain humid. Humid air leads to less amount of difference in the day and night temperature. Therefore, regions close to the ocean have an equal climate. In the regions far away from the ocean, the amount of water vapor is extremely less. As its effect, the air remains dry. Dry air leads to sharp difference in the day and night temperature. Therefore, regions far away from the oceans have an extreme climate. In this way, there is difference in the climates of regions close to the ocean and regions far away from the oceans. ओशन के नज़दीक के जगहों में समुद्र के पानी के गर्म होने की वजह से वाटर वेपर हवा में मिल जाते हैं. ये वाटर वेपर गर्मी को होल्ड करते हैं और हवा नम रहती है. हवा में नमी की वजह से दिन और रात के तापमान में अंतर कम होता है. इसलिए महासागरों के करीब के क्षेत्रों जगहों में एक समान इक्वल क्लाइमेट होता है. महासागरों से दूर वाले क्षेत्रों जगहों में वाटर वेपर की मात्रा बेहद कम होती है. इस वजह से वहाँ की हवा ड्राई यानी खुश्क रहती है. खुश्क हवा यानी ड्राई एयर से रात और दिन के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर डिफरेंस होता है. इसलिए महासागरों से दूर के क्षेत्रों जगहों में एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है. इस तरह महासागरों के करीब के क्षेत्रों और महासागरों से दूर के क्षेत्रों के क्लाइमेट में अंतर होता है. Which continent are located along the coast of the Pacific Oceans? Answer: The continents of North America, South America, Asia and Australia are located along the coast of the Pacific Ocean. Which issue is indicated in this picture? What measures will you suggest to counter the issue? इस चित्र में किस मुद्दे के बारे में बताया गया है? समस्या से निपटने के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे? आंसर: पिक्चर इंडिकेट्स वाटर पॉल्यूशन. चित्र जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन के बारे में बताता है. मेजर्स टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन आर. जल प्रदूषण को रोकने के उपाय. ट्रीट डोमेस्टिक सीवेज वाटर एंड यूज इट टू इरिगेट क्रॉप्स. घरेलू सीवेज यानी गंदे पानी को फसलों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल करें. कन्वर्ट सीवेज स्लज टू जनरेट बायोगैस. गटर के कीचड़ को बायोगैस बनाने में इस्तेमाल करें.
reduce the use of fertilizers and pesticide, and use environment friendly manure and natural methods of killing pests. फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम करें और एनवायरनमेंट फ्रेंडली खाद और कीटों को मारने की प्राकृतिक और नेचुरल तरीकों का उपयोग करें. Treat wastewater from industries in effluent treatment plant before disposing them into water bodies. इंडस्ट्रीज के वेस्ट वाटर को वाटर बॉडीज में छोड़ने से पहले इस वेस्ट वाटर को एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करें, यानी सारे हार्मफुल पॉइजनस चीजें इस पानी से निकालें. Reduce consumption of water in industries by finding alternative methods. अल्टरनेट तरीकों को खोजकर इंडस्ट्रीज में पानी की खपत को कम करें. Plastic bags, polythene should not be thrown in drain and river because it chokes the drainage system, and oil grease affect the life of aquatic animal. प्लास्टिक बैग पॉलीथीन को ड्रेन और नदी में नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि इसके वजह से ड्रेनेज सिस्टम चोक हो जाता है, यानी जाम हो जाता है. ऑयल ग्रीस जलीय जानवर यानी एक्वाटिक एनिमल्स के जीवन को प्रभावित करते हैं. दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें.